तो उत्तर अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को फर्दर स्टडी करेंगे फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, यानी कि 4 ही लिगेंड अप्रोच करेंगे। और एज पर द शेप, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है कि यहाँ पर जो शेप है वो इन बिटवीन द एक्सिस होगी। तो इस हिसाब से जो लिगेंड्स अप्रोच करेंगे वो अप्रोच करेंगे इन बिटवीन द एक्सिस, जिसकी वजह से वो ऑर्बिटल्स जो कि इन बिटवीन द एक्सिस हैं, जैसे dxy, dyz और dzx, इनकी एनर्जी स्प्लिटिंग के दौरान ज्यादा हो जाएगी। रीजन बिकॉज इन लॉब्स के अंदर भी एनर्जी होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो लिगेंड्स हैं उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अप्रोच करेंगे तो वहां पे रिपल्शन होगी, और रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी भी ज्यादा गेन हो जाएगी। तो उस हिसाब से dxy, dyz और dzx की एनर्जी बेरी सेंटर, यानी कि जो नॉर्मल एनर्जी हम लेते हैं, लाइन लेते हैं, उससे ज्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो dx² माइनस y² और dz² ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव लोअर एनर्जी। व्हाई? बिकॉज ये अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखेंगे, दैट इज डेल्टा टी हियर। तो इस डेल्टा टी को आप क्या कह रहे हो पुत्र? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और जो dx² माइनस y² और dz² है, इनकी एनर्जी इस बार बेरी सेंटर से -0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डिक्रीज हो जाएगी। और जो आपके dxy, dyz और dzx हैं, इनकी एनर्जी 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्लियर हो गया डायग्राम? तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं सपोज D5 का। अगर कॉन्फ़िगरेशन D5 होगी आपके सेंट्रल मेटल एटम की, तो क्या होगा? तो दो केस बनेंगे। पहले केस में अगर पेयरिंग एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल से ज्यादा हुई, यानी कि यहां से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई, तो यानी कि पेयर नहीं होगा। जैसा आपको बताया है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर करना है तो आपको अगेंस्ट द रिपल्शन आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो पेयर नहीं करेगा और वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन उत्तर 1 2 2 आगे। अब तीसरा यहाँ पेयर होगा या नहीं, उसके लिए आपने कंसीडर किया पेयरिंग एनर्जी वाले कंसेप्ट को। तो यहाँ पे केस मान लिया पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएंगे पुत्र। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो शायद पेयरिंग के लिए नीचे से स्टार्ट होते, वो अलग बात थी। तो उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होगी E2 T2 T3 T2 3। तो उस हिसाब से अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स निकालना है इन विच पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो अब आप निकालोगे कितना पुत्र? माइनस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 इंटू डेल्टा T। तो अगर आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे नीचे 2 ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 3 इंटू डेल्टा T, सॉल्व करके आंसर आएगा 0। तो यानी कि इस केस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आ रही है? 0। तो केस 2 अगर आप लेंगे तो इस केस के अंदर अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग से, तो डेफिनेटली इस बार पेयरिंग होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स कमिंग होंगे वो पहले पेयर कर जाएंगे, और जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो डेफिनेटली जगह नीचे है नहीं तो ऊपर ही जाएगा। तो उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन हो गया E4 T2 T21। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे तो वैल्यू लिखेंगे आप -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 इंटू डेल्टा टी। उसके बाद आप वैल्यूज निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करके आएगी -2.0 इंटू डेल्टा टी। तो माइनस से आप टेंशन मत लीजिए, पेयरिंग एनर्जी हो सकता है माइनस में भी इससे और कम हो। इस केस की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा आई होगी। तो पुत्र अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टडी करोगे फॉर द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडेशन DsP2, तो अगर होगा तो कुछ ऐसा होगा पुत्र, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे, नॉट अलोंग जेड एक्सिस। बस यही इसकी मेन खास बात है दैट लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस जस्ट लाइक ऑक्टाहेड्रल। जैसे ऑक्टाहेड्रल के अंदर लिगेंड्स अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, यहाँ पे भी अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस बट नॉट अलोंग जेड एक्सिस। सो एक्सेप्शन है कि जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड अप्रोच
नहीं कर रहा है। क्यों भाई, है ही 4 लिगेंड है, ठीक है ना, X का पॉजिटिव, X का नेगेटिव, Y का पॉजिटिव, Y का नेगेटिव, लोब से उन्होंने अप्रोच कर लिया है। तो इसका मतलब ड्यू टू दिस दोज ऑर्बिटल विच आर अलोंग z एक्सिस, तो वो ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलोंग होंगे दे विल एक्सपीरियंस वेरी लेस रिपल्शन। अगर रिपल्शन बहुत कम होगी तो उनकी एनर्जी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो यानी कि अगर हम बात करें ऑर्बिटल स्प्लिट हुए पुत्र, स्प्लिट करने हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल, याद रखिए। क्यों सर, एक्सिस वाली बात याद रखनी है। अब इसके बाद क्या होगा, जो जो z वाले हैं उनमें रिपल्शन कम होगी। तो यहां से देखें आप, तो इस dx² माइनस y² और dz² में dz² के अंदर z एक्सिस आता है, तो यानी कि इसकी रिपल्शन है रेड पेन के साथ मैंने ड्रॉ किया है, इसकी नीचे हो जाएगी और dx² माइनस y² के ऊपर हो जाएगी। उसके बाद आप इन तीनों को देखिए, dxy, dyz, dzx। अब इन तीनों में भी स्प्लिटिंग होनी है। स्प्लिटिंग के केस में जिन जिन में z एक्सिस आ रहा है उनमें रिपल्शन कम होगी, एनर्जी कम हो जाएगी xy के अलोंग। तो आप बता ही रहे हो कि लोब्स जो हैं उन लोब्स के अक्रॉस आपके लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से dxy की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और xyz और dzx की कम। समझ आया। अब dx² माइनस y² और dyz zx के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा नेट स्टेबलाइजिंग एनर्जी या नेट CFSC कैलकुलेट करने का, जिसको आप नेट स्टेबलाइजिंग एनर्जी NSC या सिंपल एनर्जी भी कहते हो। तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है कि आप पहले CFSC कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें पेयरिंग एनर्जी ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो फॉर्मूला होगा माइनस, नीचे से माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g प्लस 0.6 इंटू n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg इंटू डेल्टा नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी याद रखिए, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, है ना, यहाँ पे पेयर नहीं हुआ, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है तो आप 1 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी रखेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए हैं तो 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फॉर्मूला होगा माइनस 0.6 इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E प्लस 0.4 इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा T। व्हाट इज डेल्टा T? डेल्टा T इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट वही रहेगा, उसके हिसाब से यू आर एबल टू कैलकुलेट द नेट स्टेबलाइजिंग एनर्जी और एनर्जी फॉर द वेरियस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पुत्र आपने जैसा भी देखा कि आपको ज्योमेट्री की मदद से, कोऑर्डिनेशन नंबर की मदद से ये बताती है कि वेदर द कंपाउंड इज इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कंसेप्ट हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा था। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है यानी कि पेयरिंग होगी, अगर पेयरिंग होगी तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होगी और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो यानी कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको एक ही थ्योरी दे रही है। उसके बाद अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो यानी कि पेयरिंग नहीं होगी इस केस के अंदर, यानी कि आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। दिस थ्योरी आल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, तो वो इजीली हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। कलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड के अंदर हम स्टडी करेंगे कि वेदर द कंपाउंड इज कलरलेस और कलर, ठीक है। तो यानी कि जिनमें आपको पहले भी बताया हुआ है, जिनमें डी ट्रांजिशन होगा, जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे तो आपको बताया था जिनमें डी ट्रांजिशन होता है दीज एलिमेंट्स आर कलर्ड इन नेचर, और जिनमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन किन में होगा, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 के बीच में होगी वो कलर्ड होंगे, और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होगी दे आर कलरलेस। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 टाइम्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यानी कि आप क्लियरली समझ रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्योमेट्री के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा है। कितनी है ज्यादा? सर इसको लेके जाओगे तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है जी।